अस्सलाम वालेकुम। इश्तियाक हैदर बात कर रहा हूँ। आज हम शुरू करेंगे मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 40। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चैप्टर नंबर 5 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे इक्वेशन ऑफ मोशन इन अ रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। ठीक है जी। तो इक्वेशन ऑफ मोशन इन अ रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में हम केस नंबर 1 को स्टडी कर रहे थे, जिसमें हम बात कर रहे थे कि अगर फिक्स्ड और रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन जो हैं वो सेम हों, तब जो है वो क्या होगा। तो इसके लिए जो है वो हम कैलकुलेशन कर रहे थे और हमने कुछ प्रूफ्स भी यहाँ पे स्टडी किए थे, और पढ़ते पढ़ते हम लोग यहाँ तक जो है वो आ चुके थे। कुछ फोर्सेस जो है वो हमने डिस्कस की थी कि टोटल एक्सटर्नल फोर्स क्या होती है, कॉर्लियस फोर्स क्या होती है, ट्रांसवर्स फोर्स किसके इक्वल होती है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये किसके इक्वल होती है। ठीक है जी। तो आज जो है वो हम इन फोर्सेस को सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि कॉर्लियस फोर्स जो है वो कब ऑपरेट करती है, ट्रांसवर्स फोर्स कब ऑपरेट करती है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये कब ऑपरेट करती है। तो इनकी जो वैल्यूज़ हैं ये आप लोगों को ज़ुबानी याद होनी चाहिए। ये नेक्स्ट जब हम एग्जांपल्स आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यूज़ जो है वो वहाँ पे यूज़ होंगी। तो आप लोगों को ये तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो ज़ुबानी आनी चाहिए। ठीक है जी। जी, तो सबसे पहले जो है वो हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स थी ये वाली, इसको सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले आप लोग सुन लें कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती क्या है। आप लोगों ने पढ़ी होगी सेंट्रीपिटल फोर्स, इसी से मिलती जुलती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सबसे पहले तो सुन लें कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है। कि फ़र्ज़ करें कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कल में घुमा रहे हैं ऐसे। ठीक है। फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक धागा है और धागे के एंड पे आपने कोई ऑब्जेक्ट को जो है वो बांधा हुआ है और उसको ऐसे सर्कल में रोटेट कर रहे हैं। ठीक है। ऐसे सर्कल में रोटेट कर रहे हैं उसे। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है कि इस ऑब्जेक्ट को सर्कल में घुमाने के लिए जो फोर्स हमें रिक्वायर होती है उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है। और इसकी डायरेक्शन जो है वो किस तरफ होती है, इसकी डायरेक्शन जो है वो इनवर्ड होती है, यानी आपकी तरफ होती है। ऐसा ही है ना। आप जब उस ऑब्जेक्ट को ऐसे घुमा रहे होते हैं तो बेसिकली आप उसे अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। ऐसे ही साथ साथ उसे घुमा भी रहे होते हैं और अपनी तरफ भी खींच रहे होते हैं। ऐसा ही है ना। लेकिन जो ऑब्जेक्ट जिसको आप घुमा रहे हैं वो क्या करता है, वो बाहर की तरफ जाने की कोशिश करता है। उसकी ये कोशिश होती है कि वो ऐसे बाहर की तरफ जाए। ऐसा ही है ना। तो क्या होगा कि बेसिकली इस ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं। एक तो ये कि आप इसे अंदर की तरफ खींच रहे हैं, उसे हमने कहा सेंट्रीपिटल फोर्स। एक ये ऑब्जेक्ट जो है ये लगा रहा फोर्स बाहर की तरफ, इसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ आई बात की। और इसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है, इसकी डायरेक्शन होती है बाहर की तरफ, यानी ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन भी जो है वो इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन की ही डायरेक्शन में होगी। ठीक है जी। तो ये था जी शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। अब आइए चलते हैं हमारा जो मेन यहाँ पे हमने फोर्स को पढ़ना है जी। द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है ना जी। जैसे मैंने आपको बताया कि उसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ होती है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन।
It is easy to check that F centrifugal force is directed along R. ठीक है जी। आपको कहता है कि ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके साथ जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर है उसको नाम हमने रख दिया है R, और इसकी डायरेक्शन भी जो है वो बाहर की तरफ है। ठीक है जी। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन भी बाहर की तरफ। तो वो कहता है कि अब हमने चेक ये करना है कि ये जो दोनों हैं R और F, इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम है। तो अगर सेम है तो क्या होगा, आइए देखते हैं। जी अगर सेम है तो अगर हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट लें R डॉट F तो क्या आ जाएगा, ये F सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे -m/r R डॉट ओमेगा क्रॉस R। ये वैल्यू हमने कहाँ से ली है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में ये फाइंड की थी। ठीक है जी। उसके बाद है आप लोगों ने पढ़ा होगा लाजमी तौर पर कि डॉट और क्रॉस ये दोनों एक दूसरे में इंटरचेंज किए जा सकते हैं। एक लॉ है चैप्टर नंबर 4 में सेक्शन 1 के, वहाँ पे आप इसको कंसर्न कर सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को आप एक दूसरे में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो अगर हम जब इंटरचेंज करेंगे तो ये है R डॉट ओमेगा, तो जब इंटरचेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, R क्रॉस ओमेगा डॉट ओमेगा क्रॉस R। ठीक है जी। अब आप लोगों ने एक और लॉ पढ़ा होगा कि A क्रॉस B का डॉट प्रोडक्ट कभी भी इक्वल नहीं होता B क्रॉस A। पढ़ा हुआ है ना। ये सिर्फ एक ही कंडीशन में जो है वो इक्वल हो सकता है। वो कौन सी कंडीशन है, वो ये कंडीशन है कि A क्रॉस B इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ B क्रॉस A। पढ़ा है ना। ये सिर्फ एक ही सूरत में जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो इक्वल हो सकता है कि यहाँ पे अगर हम माइनस लगा। ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं यूज़ करने लगा हूँ अभी यहाँ पे। तो जो दीजिएगा कि R क्रॉस ओमेगा, अगर हम इसका एक क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करें तो उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं ओमेगा क्रॉस R और साथ में यहाँ पे माइनस लिख सकते हैं। तो एक ये माइनस और एक ये माइनस दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लस। ठीक है जी। उसके बाद है ये भी ओमेगा क्रॉस R, ये भी ओमेगा क्रॉस R, तो ये क्या बन जाएगा, ओमेगा क्रॉस R का स्क्वायर। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव का कोई साइन नहीं है और यहाँ पे इसका स्क्वायर भी है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये सारी की सारी वैल्यू जो है वो एक पॉजिटिव वैल्यू है जो कि होगी ग्रेटर देन 0। ठीक है जी। तो इससे ये साबित होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज़ इन दी रेडियल डायरेक्शन। ठीक है जी। यानी कि जो हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन में जो पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। ठीक है। यानी वो दोनों एक ही डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं। ठीक है। अगर नेगेटिव आंसर आ जाता तो उसका मतलब क्या होना था कि दोनों की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है। पॉजिटिव आंसर आ गया तो उसका मतलब क्या है कि दोनों की डायरेक्शन सेम है। आप लोग यूज़ भी करते हैं ना कि दो वेक्टर्स हों आपके पास, ये ए वेक्टर हो और ये वेक्टर हो बी वेक्टर हो, तो इन दोनों की फ़र्ज़ करें कि इसकी डायरेक्शन है ए, तो इसकी ए की मुनासबत से अगर हम इसकी डायरेक्शन शो करवाना चाहेंगे तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ ए। यानी कि ये वाला जो वेक्टर है ये इस वाले वेक्टर के ऑपोजिट है। ठीक है। माइनस साइन ये शो करता है। तो चूँकि यहाँ पे प्लस आया था इसलिए फिर हम क्या कहेंगे कि ये जो दोनों वेक्टर्स हैं ये दोनों के दोनों वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं।
जी, ये तो होगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसके बाद है ट्रांसवर्स फोर्स। ट्रांसवर्स फोर्स इज डिपेंड्स अपॉन द एंगुलर एक्सेलरेशन ओमेगा डॉट and will disappear when the angular velocity is constant। जी, तो वो कहता है कि जो ट्रांसवर्सल फोर्स है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो एंगुलर एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। और ये जो ट्रांसवर्स फोर्स है ये डिसअपियर हो जाएगी, कब डिसअपियर हो जाएगी, जब एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। तो ये जाहिर सी बात है कि जब एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो उसमें एक्सेलरेशन ही नहीं पैदा होगा। तो जब एक्सेलरेशन ही पैदा नहीं होगा तो फिर ट्रांसवर्स फोर्स भी जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद लास्ट वाली है द कॉर्लियस फोर्स। कॉर्लियस फोर्स क्या होती है? द कॉर्लियस फोर्स इज़ ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट। इट इज़ present only if the particle is moving in a rotating coordinate system। जी, तो कॉर्लियस फोर्स जो है ये कब प्रेजेंट रहती है? ये प्रेजेंट रहती है जब ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट कर रहा हो। ठीक है जी, तो ये बातें जो हैं ये आप लोगों ने याद रखनी है कि कॉर्लियस फोर्स जो है वो कब प्रेजेंट रहती है। कॉर्लियस फोर्स जो है वो जब ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा हो तो कॉर्लियस फोर्स तब जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट रहती है, अदरवाइज़ जो है वो डिसअपेयर हो जाती है, ठीक है जी। तो ये था जी केस नंबर 1 जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर रोटेटिंग और फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन एक ही हो तो तब जो है वो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो क्या आएंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम केस नंबर 2 को स्टडी करेंगे।